हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम परीक्षा धाम की बुक से पढ़ रहे हैं। ये पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूं, एक ही लेक्चर डाला है अभी, तो वो लेक्चर को आप पूरा देखें, उसमें डिटेल में कवर किया गया है। बिल्कुल नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, बिल्कुल आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास करके। ये भी हो गया अध ऐतिहासिक काल। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही करके मैं पूरे लेक्चर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास डिटेल में कवर करूंगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भूगोल तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया हूं, जानते ही होंगे आप लोग। तो आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। महाजनपद काल, तो आप इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, उसमें प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल तो है। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, तो दोस्तों क्या है देखिए, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है अग्नुत्तर निकाय, व जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। तो हम इसको बोल सकते हैं 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से भारत में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। भारत में 16 महाजनपद थे, ऐसी जानकारी मिलती है। यानी हम बोल सकते हैं भारत में 16 महाजनपद थे। 16 में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। 16 में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। एक तो था, क्या नाम था उसका, अवंती महाजनपद, और दूसरा था चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। एक तो था अवंती महाजनपद और दूसरा था चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी दोस्तों। और जो चेदी महाजनपद था उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। यमुना व विंध्य पर्वत के बीच था। तो अब एक एक करके हम ये इनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अवंती महाजनपद, समझ में आ गया दोस्तों। 16 महाजनपद थे भारत में, उसमें से 2 महाजनपद अपने मध्य प्रदेश में थे। एक तो था अवंती महाजनपद और दूसरा था चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, एक दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। छेदी जनपद जिसकी राजधानी सुक्तामती थी, ये ये यमुना और विंध्य पर्वत के बीच का हिस्सा था दोस्तों। यमुना नदी ऊपर से और सिंध नदी के बीच के पर्वत का हिस्सा था दोस्तों। तो ये हम मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये उत्तरी अवंती, ये दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तामती थी, और अवंती महाजनपद और छेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। वेत्रवती नदी जिसे बेतवा नदी कहते हैं, ये बीच में देख सकते हैं आप नर्मदा नदी। तो ये आप मैप से समझ में आ गया मध्य प्रदेश में संबंधित महाजनपद के बारे में मैप था ये। अब हम एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे अवंती महाजनपद की। तो अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था दोस्तों। चंबल नदी और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था अवंती महाजनपद दोस्तों। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। 2 भागों में विभक्त था अवंती महाजनपद। एक तो था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन थी। उज्जैनी कहते थे दोस्तों उस टाइम पे, उसको प्राचीन नाम उज्जैनी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी दोस्तों, याद रखना है। अवंती के राजा चंड प्रघोत बुद्ध के समकालीन थे। अवंती के एक राजा हुए जिनका नाम था चंड प्रघोत। चंड प्रघोत वंश था दोस्तों। प्रघोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन अवंती पर था। जिसका शासन कहां पर था? अवंती पर था दोस्तों। इसके संस्थापक, प्रघोत वंश के संस्थापक प्रघोत ही थे। ये प्रघोत, चंड प्रघोत ही थे दोस्तों, है ना।
और वो बाद में देखेंगे अपन। तो इतना समझ में आ गया। अवंती के राजा चंड प्रगोत बुद्ध के समकालीन थे। इनका नाम याद रखना है, अवंती के राजा कौन थे उस टाइम पे, तो चंड प्रगोत बुद्ध के समकालीन थे। चंड प्रगोत के पश्चात पलक विशाख युद्ध और अजक और नंदीवर्धन शासक बना दोस्तों। तो देखो ये जो प्रगोत वंश था दोस्तों, प्रगोत वंश प्राचीन भारत का राजवंश रहा है। तो इसकी शुरुआत प्रगोत वंश की शुरुआत चंड प्रगोत ने की थी। चंड प्रगोत के पश्चात पलक शासक बना, फिर विशाख युद्ध शासक बना, फिर अजक शासक बना और नंदीवर्धन शासक बना दोस्तों। इनके नाम याद रखना, ये प्रगोत वंश के थे। नंदीवर्धन प्रगोत वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। जो वर्धन था ये प्रगोत वंश का अंतिम शासक था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्य, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अवंती को यानी किस शहर को स्कंद पुराण में वाणिज्य, विज्ञान और साहित्यिक का केंद्र बिंदु माना है। यह केंद्र हुआ करता था अवंती उस टाइम पे। तो स्कंद पुराण में यह वर्णित है। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्य, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है दोस्तों। अवंती के अंतर्गत जनपद, तो देखो अवंती तो महाजनपद था, अवंती एक महाजनपद था। उसके अंतर्गत कई छोटे जनपद हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में अपन जनपद नाम सुने होंगे दोस्तों, अपन किसी जनपद पंचायत में रहते हैं कि नहीं है, तो वैसे ही जनपद नाम वहीं से ही उठाया गया है। तो देखो अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद में वत्स जनपद, ये ग्वालियर क्षेत्र था, डायरेक्ट आता है ना। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन जनपद का नाम क्या था, वत्स, याद रखना है वत्स। अनूप ये निमाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था। जो निमाड़ क्षेत्र है वर्तमान में, उसका प्राचीन नाम अनूप था दोस्तों। ये जनपद हुआ करते थे, अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। नलपुर ये शिवपुरी क्षेत्र का प्राचीन जनपद हुआ करता था। नलपुर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, नलपुर किसका नाम था। अनूप निमाड़ क्षेत्र का नाम था दोस्तों। अनूप देखो यहाँ भी अनूप छपा हुआ है, यहाँ भी डबल अनूप आ गया है। तो अनूप निमाड़ क्षेत्र का था। अनूप कई बार पूछा जा चुका है। तो अवंती महाजनपद से समझ में आया क्या, इतनी ही बातें अपने को याद रखने लायक बनती है कि नहीं, इतनी बातें याद रखने। ये 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अग्नुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है दोस्तों। किस ग्रंथ से मिलती करके क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ गया। भारत में 16 महाजनपद थे, पूरा भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ये 16 महाजनपद के बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में केवल मध्य प्रदेश का इतिहास को ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं चेदी महाजनपद। ये चेदी महाजनपद यमुना और विंध्य पर्वत के मध्य फैला हुआ था दोस्तों। यमुना नदी और ये विंध्य पर्वत है, तो इसके बीच फैला हुआ था। ऊपर से यमुना नदी आई और ये विंध्य पर्वत के बीच फैला हुआ था दोस्तों। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती नदी सीमा बनाती थी। तो अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती नदी यानी बेतवा नदी सीमा बनाती थी। बेतवा नदी के इस तरफ का भाग पूरा अवंती महाजनपद था और उसके उस तरफ का भाग पूरा चेदी महाजनपद हुआ करता था। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तामती थी, है ना। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी सुक्तामती थी। चेदी महाजनपद के अंतर्गत कुछ जनपद हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। चेदी महाजनपद था और महाजनपद के अंतर्गत छोटे जनपद हुआ करते थे, है ना। तो दरसाण डायरेक्ट आता है, दरसाण विदिशा क्षेत्र का प्राचीन जनपद था दोस्तों। यानी विदिशा, वर्तमान में अपन विदिशा बोलते हैं, तो महाजनपद काल में इसका नाम दरसाण था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, दरसाण किसका नाम था, विदिशा का। टुंडीकर ये दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद हुआ करता था, यानी टुंडीकर नाम था दमोह क्षेत्र का प्राचीन, है ना। उसके बाद एरण, तो एरण तो आप जानते ही हैं सागर जिले में आता है और एरण भी एक जनपद हुआ करता था सागर में वर्तमान में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे अपने को। दरसाण किसका नाम था, विदिशा का। टुंडीकर दमोह क्षेत्र का और एरण सागर क्षेत्र का नाम था दोस्तों। तो इतने जनपद हुआ करते थे। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम वैदिक घड़ी के बारे में। तो उज्जैन को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, उज्जैन को क्या बोला जाता है, महाकाल की नगरी उज्जैन। और वहीं से
तो देखो वैदिक घड़ी दोस्तों, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई है दोस्तों। 2 अप्रैल तारीख याद रखना है, 2 अप्रैल 2022 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी, है ना, वैदिक घड़ी लगाई गई है दोस्तों, जो महाकाल की नगरी उज्जैन में लगाया गया है दोस्तों, है ना, महाकाल। तो देखो प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया था दोस्तों। उज्जैन से प्राचीन समय में प्राचीन भारत की यमोत्तर रेखा उज्जैन से ही गुजरती थी दोस्तों, उज्जैन से ही गुजरती थी, और प्राचीन समय में यहीं से ही संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित किया होता था। इसलिए यहाँ का ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया था। यहीं पर से अनुमानित कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहीं पर प्राचीन काल में कर्क राज मंदिर स्थापित किया गया है। आओ जानते हैं कि वैदिक घड़ी क्या है, वैदिक घड़ी क्या है और इसकी क्या खासियत होती है। तो वैदिक घड़ी में आप समय के साथ साथ लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पूर्व की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, पूर्व की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। यहीं से पढ़ लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं। तो वैदिक घड़ी में आप समय के साथ साथ लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पूर्व की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति में 24 घंटे को 30 मुहूर्त घंटी में विभाजित किया गया है। 24 घंटे को 30 मुहूर्त घंटी में विभाजित किया गया है। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति का समय गणना यानी घंटे, मिनट और सेकंड वाली घड़ी भी रखी गई है दोस्तों। तो उसमें मुहूर्त भी बताती है और घड़ी जैसी अपनी घड़ी होती है वैसी घड़ी भी है वो। हर घंटा मुहूर्त को अलग अलग नाम दिया गया है दोस्तों। जैसे 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैदिक घड़ी में 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया, इसको याद रखना है। वैदिक घड़ी में 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया है, इसको याद रखना है। ये वैदिक घड़ी का चिन्ह आप देख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को स्थापित की गई है, इसको याद रखना है। 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया है, इतना याद रखो। वैदिक घड़ी समझ में आ गया, तो समझ में आया हम जो पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में मौर्य काल की। मौर्य काल, देखो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने के पहले मैं आपको मगध की थोड़ी सी जानकारी दे दूं दोस्तों। हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में तो मौर्य वंश पढ़ेंगे ही, मौर्य काल पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी याली जानकारी पता होना। तो देखिए जो मगध था उस टाइम पे, मगध 16 महाजनपद में से एक था। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था मगध, और काफी विशाल साम्राज्य था। तो यहाँ पे वंश निवास किए हैं दोस्तों। तो ये वंशों का क्रम अपने को पता होना। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में कई बार क्रम पूछा जा चुका है एसएससी रेलवे में, और उसके अलावा अपने एमपीपीईबी की एग्जाम और एमपीपीएससी में, है ना। तो देखो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद के कुल 7 राजाओं ने शासन किया है, कुल 7 राजाओं ने शासन किया है। सबसे पहले हर्यक वंश दोस्तों, हर्यक वंश जो था, इस हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश शुरू किया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश के बाद अजात शत्रु उसका पुत्र आया, उसका लड़का आया, फिर उदायीन और नागदशक। तो नागदशक आया, तो नागदशक इसका अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था दोस्तों, नागदशक। अब नागदशक के बाद नागदशक की हत्या करके शुंग वंश स्थापित होता है, शिशुनाग वंश स्थापित होता है दोस्तों। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश स्थापित होता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, इतना याद रखें। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था दोस्तों। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन के बाद नंद वंश आया। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की यानी धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो मौर्य वंश हम पढ़ेंगे, मौर्य वंश में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद उसका जो पुत्र आया था उसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, मौर्य वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। तो क्या हुआ, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था
बृहद्र की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्र, उसकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो पुष्पमित्र शुंग के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, अपने मध्य प्रदेश के इसमें। उसके बाद देखो जब शुंग वंश चल रहा था तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति के मंत्री, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने अपनी हत्या, यानी वासुदेव ने उसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की थी दोस्तों। कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो कर्ण वंश चला बहुत दिन तक के। कर्ण वंश के बाद फिर सतवाहन वंश आया। सतवाहन वंश है ना, सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दिया। अब इनके संदर्भ में जो मध्य प्रदेश में शासन किए हैं उनसे रिलेटेड बातें हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन ये मगध से रिलेटेड ये ट्रिक आपको याद होना, इसको आप याद रख सकते हैं। हसीन मासुका यानी हसीन मासुका का साथ, हसीन मासुका का साथ, यानी हसीन मासुका, सु से सुका यही और जो का साथ, का यानी कर्णवंश। तो ये क्रम कई बार आया है दोस्तों। कई बार ये क्रम जब पूछा जाता है तो बीच के एक दो को गायब कर देता है, लेकिन ये क्रम को अपने को याद रखना है। तो याद हो जाएगा क्या, हसीन मासुका, ये सा से सुका को उसी को लेना है ना, मासुका, का से कर्णवंश और साथ। तो हसीन, हा से हर्यक वंश, सा से शुंग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, ये सु से शुंग वंश, का ये मासुका से शुंग वंश और का से कर्ण वंश और सात से सतवाहन वंश। तो इस तरीके से ये क्रम को याद रखना है मगध का, है ना। तो हमको पेपर में आ सकता है, क्रम आ चुका है कई बार, इसलिए बता रहा हूं। अब हम चलते हैं वापस अपने मध्य प्रदेश की ओर। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मौर्य काल जो है मध्य प्रदेश में 322 से लेकर 250 ईसा पूर्व BC, है ना, ईसा पूर्व में रहा है। 322 से लेकर 250 ईसा पूर्व के बारे में तो आपको पता ही है। तो 322 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 322 से लेकर 250, इसको याद रखना है। तो हम मौर्य काल की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं मौर्य काल के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ था, जो मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के पहले कौन सा वंश था दोस्तों, मौर्य काल के पहले नंद वंश था दोस्तों। मौर्य काल के पहले नंद वंश था। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी, और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। दोस्तों तो धनानंद को हराने में चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था दोस्तों। कौटिल्य था, याद रखना। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था और इसी का नाम विष्णुगुप्त था। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। तो कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता था और उसी का असली नाम विष्णुगुप्त था, ये याद रखना है। और कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक शास्त्र से है, जिसका संबंध उस जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के कौटिल्य ने लिखा है, लेकिन उसमें याद रखना है राजनीति से रिलेटेड पूरी बातें लिखी हुई है। राजनीतिक प्रशासन कैसे चलाना है, क्या चलाना है, तो राजनीति की किताब है दोस्तों। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि धनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो जो नंद वंश था, इसके पहले नंद वंश का अंतिम शासक बृहद्र की हत्या कर या बृहद्र को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका पुत्र देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र आया दोस्तों, उसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार उसका पुत्र था। और
को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, उसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। और बिंदुसार का पुत्र अशोक था, जो बिंदुसार था उसका पुत्र अशोक था, अशोक महान था। तो तीन क्रम अपने को पता चल गया, तो तीन ही याद रखते हैं अभी। तो देखिए अब यहां से पढ़ते हैं पृष्ठभूमि। चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के विदिशा, त्रिपुरी जो जबलपुर वाला है, उज्जैन, एरण और सतना से प्राप्त हुए दोस्तों। चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के विदिशा, त्रिपुरा, उज्जैन, एरण, सतना से प्राप्त हुए। बिंदुसार के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो बिंदुसार के समय अवंती, उज्जैन का राज्यपाल अशोक था। तो देखो क्या पता हो चला अपने को यहां से। देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार। अब बिंदुसार जब राजा था तो उस समय, बिंदुसार जब राजा था उस समय उज्जैन का राज्यपाल अशोक था दोस्तों। अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्ष तक रहा है। अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्ष तक रहा है। अशोक का विवाह विदिशा नगर के सेठ की पुत्री महादेवी के साथ हुआ था दोस्तों। अशोक का विवाह किसके साथ हुआ था? अशोक का विवाह विदिशा के सेठ की पुत्री श्रीदेवी, या फिर उसका नाम महादेवी, या उसको देवी के साथ हुआ था। ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, देवी आ सकता है या महादेवी आ सकता है, या श्रीदेवी के साथ हुआ था दोस्तों। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया दोस्तों। अशोक ने उज्जैनी को अवंती महाजनपद हुआ करता था, तो अशोक ने उज्जैनी को अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन को बनाया दोस्तों। अशोक के 2 पुत्र थे दोस्तों, यानी एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, संघमित्रा। तो याद रखना है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था किससे? श्रीदेवी से ही हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन दोनों को श्रीलंका भेजा था दोस्तों। प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का निर्माण भी करवाया था। सांची स्तूप तो आप जानते हैं रायसेन में है, और वैश्य टेकरी उज्जैन में है दोस्तों। इन दोनों का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक महान, राष्ट्रीय सम्राट अशोक महान बोलते हैं उसको, है ना। तो ये यहां से समझ में आ गया। जो मैंने बात बताया, यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में निकल के आएंगे दोस्तों। अब देखेंगे हम मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में। तो मौर्यकालीन अभिलेख या शिलालेख, तो अभिलेख क्या होते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभिलेख हुआ करते थे दोस्तों, वो किसी राजा के द्वारा बनाए जाते थे, लगाए जाते थे। बता रहा हूं दोस्तों, अभिलेख ऐसा होता था। अभिलेख एक पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं, जो शासक के द्वारा बनाए जाते थे। उसमें आदेश लिखे हुए रहते थे, है ना। शासक उनके द्वारा आदेशों की उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। वो एक अभिलेख हुआ करते थे, है ना। जानकारी देने के लिए बनाया करते थे। तो मौर्यकालीन अभिलेख देखते हैं हम। तो रूपनाथ अभिलेख दोस्तों, डायरेक्ट आएगा रूपनाथ अभिलेख कहां पर है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रूपनाथ अभिलेख वर्तमान में कटनी जिले के बहोरी बंद तहसील में स्थित है। कटनी जिले के बहोरी बंद तहसील में स्थित है। और कटनी ऑप्शन नहीं देगा तो जबलपुर देगा, क्योंकि जबलपुर की सीमा के पास ही ये वो गाँव है ना। तो रूपनाथ अभिलेख कटनी, और कटनी नहीं आया तो जबलपुर। रूपनाथ अभिलेख अशोककालीन अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। बात करेंगे गुर्जरा अभिलेख, ये दतिया जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी यहाँ पे अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी कहाँ, किस अभिलेख में मिला है? तो गुर्जरा अभिलेख, जो कहाँ पे? दतिया में। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसको याद रखना है। सांची अभिलेख ये रायसेन में ही है दोस्तों, काहे कि सांची रायसेन में आता है ना। उसके अलावा कासराबाद अभिलेख ये खरगोन जिले में है। कासराबाद नाम की तहसील है अभी भी वर्तमान में, तो वहां पे ये अभिलेख मिला है, कासराबाद।
खरगोन जिले में। कारी तलाई अभिलेख ये कटनी जिले में है। कारी तलाई अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो याद हो गए उसको तो छोड़ ही दो, जो याद नहीं हुए उसको याद रखो। कारी तलाई अभिलेख कटनी में है, इसको याद रखना है। कासराबाद ये पूरे अभिलेख है अशोक के, तो याद रह जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एक और अभिलेख है सारो मारो अभिलेख, ये कहाँ पे है? ये शहडोल में है, याद रखना है। इसके बाद एक और अभिलेख है अशोक का पनगुडरिया अभिलेख, ये सीहोर में है। ये दो अभिलेख इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अशोक के अभिलेख है। देखो समाचार पन्नों से कुछ बातें। जो सांची है दोस्तों, सांची रायसेन में बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची। उसको मध्य प्रदेश ने सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश ने सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सोलर सिटी और ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? और साथ ही सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, करंट अफेयर की दृष्टि से, है ना। तो सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय भी बनाया गया है। याद रह जाएगा, है ना। ये 2-3 चीजें बताया मैंने, सोलर सिटी, ग्रीन सिटी और रेल संग्रहालय सांची। अब हम बात करते हैं आगे मौर्यकालीन स्तूप को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना स्तूप क्या होते हैं दोस्तों। स्तूप संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है ढेर। जैसे ढेर बनाए जाते हैं ना, ऐसा ऊंचा सा ढेर होता है। एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है स्तूप। एक गोल, ये देख सकते हैं आप, एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कभी यहाँ बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। कभी माना जाता है कि पहले कभी ये सब बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे, बौद्ध लोग आते थे, यहाँ पे प्रार्थना स्थल होते थे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सांची स्तूप की। सांची स्तूप कहाँ पे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये रायसेन में है, सबको पता है बहुत लोगों को। सांची स्तूप कहाँ पे? रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची स्तूप, है कि नहीं? रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक मौर्य वंश का शासक अशोक रहा है, अशोक महान, इसने इसका निर्माण करवाया था। स्तूपों में जो तोरण निर्माण ये पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था दोस्तों। ये तोरण बना हुआ है, देखो तोरण प्रवेश द्वार, यानी जो उसकी रेलिंग है, जो बाउंड्री है आजू बाजू की, है ना, और ये सामने का जो गेट है, ऊपर में जो गेट है जहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है, इसको बोलते हैं तोरण। तो इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का शासक रहा है ये। शुंग वंश का संस्था स्टार्ट किया था इसने, शुंग वंश को, है ना। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो उसने वो सामने की जो तोरण प्रवेश द्वार का निर्माण कराया था, तोरण। खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? सांची स्तूप के खोजकर्ता डायरेक्ट पूछेगा जनरल टेलर। 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की। सांची स्तूप पहले से था, इनने आके बताया रिसर्च करके कैसा क्या है, कहाँ से बना, क्या बना। तो उसकी खोज करने का श्रेय जनरल टेलर है, जनरल टेलर को 1818 में जाता है। यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। 1989 में शामिल किया गया, याद रखना है, सन पूछा जा सकता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया था 1986 में। 1989 में किसको शामिल किया गया? सांची स्तूप को। और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 3 स्थान शामिल है। विशेष बातें देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखना है। तो सांची स्तूप ये सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप में क्या है दोस्तों? भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे। एक का नाम था सारीपुत्र और एक का नाम था महामोगलान। इसको ऐसा लिखते हैं आधा गा है गलान, महामोगलान। कई जगह महामोगलयान भी लिखा हुआ है, तो महामोगलयान। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा गलत छपा है कि नहीं? महामोगल दा लगा दिया यहाँ पे, महामोगलयान। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य सारीपुत्र और महामोगलयान की अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, याद रखना है। सारीपुत्र और महामोगलयान की अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। कहाँ पे रखें? तो ये यहाँ पे रखें,
हार्मिका नामक ये जो यहाँ पे रहता है, ये ऊपर यहाँ पे रखे हुए हैं, हड्डी अवशेष रखे हुए हैं, अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। तो याद आ जाएगा, भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य सारीपुत्र और महामोगलयान के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान को हर्मिका कहते हैं। जो स्तूप रखने का स्थान है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हर्मिका कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, स्तूप में अस्थि रखने के स्थान को हर्मिका कहते हैं। तो ये सांची स्तूप का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एलिवेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एलिवेशन दिया हुआ है उसका। तो देखो ये सबसे ऊपर में जो है ना दोस्तों, इसको छत्र कहते हैं। छत्र, सबसे ऊपर में जो डंडी है, जो निकली हुई है, उसको छत्र कहते हैं, छत्र। और ये यहाँ पे तीन निशान दिए हुए हैं, देखो 3 पट्टी दी हुई है। 3 पट्टी को क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन यहाँ पे लाइन दी हुई है, रेलिंग दी हुई है, देखो 3 रेलिंग। ये 3 रेलिंग को क्या कहते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। उसके अलावा फिर ये हर्मिका है। हर्मिका में हड्डी अवशेष स्थल रखे जाते हैं, इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि नहीं। इसके अलावा देखो ये तो गुंबद है, ये अर्धचंद्राकार जो गुंबद होता है, इसको अंड कहते हैं। अंड जो अर्ध चंद्राकार जो गुंबद बनाया जाता है, देखो ये गुंबद, इसको अंड कहते हैं। अंड, इसको याद रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये मेधी नाम की एक जो यहाँ पे ये जो गुंबद है, गुंबद के आजू बाजू जो परिक्रमा करने का पथ बनाया जाता है, उसको मेधी कहते हैं। मेधी, जो देखो ये गुंबद है, गुंबद के आजू बाजू जो परिक्रमा करते हैं, आजू बाजू चारों तरफ है, तो ये परिक्रमा करने का जो पथ बनाया जाता है, उसको मेधी कहते हैं। और ये वेदिका जो होती है, जो ये बाउंड्री होती है, इसमें लिखे हुए होते हैं ना उसको, ये जो एक रेलिंग होती है, रेलिंग, बाउंड्री की रेलिंग है ना, ये बाउंड्री में जो ये बने हुए रहते हैं, इसको वेदिका कहते हैं। वेदिका, इसमें ही कई जैसे हाथी, घोड़े, इनके चित्र बने हुए हैं, और कुछ लिखा हुआ भी रहता है। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ भी रहता है। तो यहाँ पे वेदिका है ना। तो प्रदक्षिणा पथ, ये दोनों क्या है? ये मेधी और वेदिका, ये प्रदक्षिणा पथ है। तो ये मेधी समझ में आ गया ना, यहाँ इसके किनारे यहाँ जो रेलिंग रहती है परिक्रमा करने की, वो है मेधी। और वेदिका ये जो बाउंड्री होती है, इसमें जो लिखे हुए ये रहते हैं, वेदिका। तो ये है सांची स्तूप का चिन्ह दिया हुआ है, ये एलिवेशन दिया हुआ है, ये रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 3 रेलिंग को क्या कहते हैं करके बता दिया मैंने, बुद्ध, धम्म और संघ। और इसको, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? छत्र। और ये जहाँ पे हड्डी अवशेष, अस्थि अवशेष रखे रहते हैं, उसको हर्मिका कहते हैं। अंड किसको कहते हैं? अर्ध चंद्राकार गोलाकार गुंबद को, मेधी रेलिंग को यहाँ पे, और वेदिका ये। और ये जो सामने गेट है ना दोस्तों, इसको तरण प्रवेश द्वार कहते हैं। तरण, या इसको कई जगह तोरण भी लिखा हुआ है, तोरण या तरण प्रवेश द्वार। ये जो गेट है यहाँ पे बना हुआ है ना, ये इसको तरण प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये तरण प्रवेश द्वार बाद में बनाया गया था। तो इसका निर्माण पुष्य मित्र सुंग ने करवाया था। और ये जो पूरा सांची स्तूप है, तो अशोक महान ने बनवाया था। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं, ये देखिए अब अगला, भरूच का स्तूप। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भरूच का स्तूप सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक पुरातत्वविद रहे, आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप की खोज किसने की? जनरल टेलर ने 1818 में। लेकिन भरूच का स्तूप जो सतना में, उसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। देखो भरूच स्तूप का निर्माण खोज करता तो पता चल गया। इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा तो देखो कई जगह सम्राट अशोक देता है दोस्तों, और कई जगह पुष्यमित्र सुंग देता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक या पुष्यमित्र सुंग के काल में हुआ था। उनके काल में हुआ था। उन दोनों में से किसी एक का नाम आएगा पेपर में, तो लगाना है। अगला, तैमूर का स्तूप, यह अशोकनगर जिले में स्थित है। तैमूर का स्तूप अशोकनगर जिले में स्थित है, याद रखना है। अशोककालीन अभिलेख है तैमूर का स्तूप। वैश्य टेकरी का निर्माण उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। वैश्य टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में। वैश्य टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में। अशोक ने बनवाया था वैश्य टेकरी, है ना। देऊर कोठार स्तूप, ये रीवा जिले में स्थित है। देऊर कोठार स्तूप अशोक महान के समय का ही स्तूप है, मौर्यकालीन स्तूप है। तो देऊर कोठार स्तूप, तो देखो देऊर कोठार स्तूप रीवा में है, इसको याद रखना, मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं। उसके अलावा सातधारा स्तूप, सोनारी का स्तूप, अंधेरी का स्तूप, अंधेरी नहीं, अंधेर का स्तूप, ये रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। ये तीनों स्तूप रायसेन जिले में स्थित है, इनको भी याद रखना है कि नहीं।
तो समझ में आ गया, ये सब स्तूपों के नाम याद रखना है आपको और किस जिले में है करके याद रखना है। वर्तमान में हम देखेंगे स्तूप। तो देखिए रायसेन में कौन से स्तूप है दोस्तों, एक सांची का स्तूप है, सातदारा स्तूप है, सोनारी स्तूप है और अंधेर स्तूप, ये रायसेन में है, पूछा जा सकता है। भरूत स्तूप कहाँ पे, सतना में इंपॉर्टेंट है ना। देऊर कोठार स्तूप ये रीवा जिले में है, इसका नाम याद रखना है, देऊर कोठार स्तूप रीवा जिले में है। वैश्य टेकरी ये उज्जैन में है, अशोक ने बनवाया था, है ना। उसके बाद है तैमून का स्तूप, ये अशोकनगर जिले में है। तैमून नहीं है, तुमैन का स्तूप है, सॉरी बोलने में गलत हो, तुमैन का स्तूप ये अशोकनगर में। तो ये स्तूप है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ लिया दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है ना, जिसमें से अशोक के बारे में पढ़े हमने। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ये 250 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व के मध्य रहा है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे और सतवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग और सतवाहन वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में शुंग वंश, ये शुंग वंश और सतवाहन वंश के बीच में कर्ण वंश रहा है दोस्तों, बीच में कर्ण वंश रहा है, लेकिन उसका ज़्यादा रोल काल मध्य प्रदेश तरफ नहीं था, इसलिए बुक वाले ने यहाँ पे नहीं बताया है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में शुंग वंश दोस्तों। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, जिसका नाम था बृहद्रथ, ये बृहद्र भी बोलेंगे उसको। तो बृहद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग बृहद्र का सेनापति था। जो अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का, जो अंतिम सम्राट था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था उसका सेनापति था। तो उसका सेनापति था, तो उसने अपने राजा, उस सेनापति ने अपने राजा की हत्या कर दी। तो उसका नाम था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने अपनी राजधानी विदिशा भेलसा नगर को बनाया था। इसकी अपनी राजधानी भेलसा नगर को बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? भेलसा नगर को बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासन बनाकर भेजा था दोस्तों, विदिशा का शासक बनाकर भेजा था। तो देखिए, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, उसका पुत्र हुआ फिर अग्निमित्र। तो अग्निमित्र उसका पुत्र था। अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा था। तो विदिशा का शासक कौन था करके डायरेक्ट आ सकता है कि नहीं? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। किसकी? शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। तो मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की? कालिदास ने की थी। इससे हमको मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है दोस्तों। शुंग वंश कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर है सांची, उज्जैन और सतना। ये शुंग वंश कालीन मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर है, जिसमें सांची है, उज्जैन और सतना है, याद रखना है। शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग थे। उसके अलावा अग्निमित्रम उसका पुत्र था, फिर वासुमित्रम। तो आगे दोस्तों समझ में, शुंग वंश के प्रमुख शासक में पुष्यमित्र शुंग, इसके अलावा अग्निमित्रम उसका पितर था, वासुमित्र और भागमित्र और भाग व देवभूति अंतिम शासक रहा है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट शासक था जिसका नाम था बागमित्र। बागमित्र को ही भागभद्र कहा जाता था दोस्तों। भागभद्र इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सुनोगे आप कई बार। भागभद्र इसी कहा जाता था। तो क्या हुआ था, इस वंश का जो शासक था भागभद्र, है ना, इसी के दरबार में ये देखो यहाँ लिखा है, राजा भाग या भागमित्र के दरबार में, इसी को भागभद्र कहा जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था।
यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था दोस्तों, है ना। हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिले हैं, यानी भागवत धर्म की जानकारी मिलती है दोस्तों इससे, है ना। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दद्धि अज्जी की उपाधि धारण की थी, ये याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दद्धि अज्जी की उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमको ये पता चला क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल के बता देता हूँ एक बार। तो यही सब याद रखना है दोस्तों। यहाँ से किसके दरबार में कौन आया था, ये देख सकते हैं आप, ये गरुड़ स्तंभ है विदिशा में। इसे स्थानीय भाषा में खंबा बाबा के रूप में भी जाना जाता है, हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। विदिशा जिले में स्थित है, बेसनगर के पास स्थित है। प्राचीन पत्थर से निर्मित एक स्तंभ है। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था? यूनानी राजदूत रहा था हेलियोडोरस। बाघभद्र के दरबार में आया था, उपस्थित हुआ था, है ना। और गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। इससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था दोस्तों। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था, इतना याद रखें, है ना। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग को बुद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षण कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ने बुद्ध धर्म का विनाशक कहा है और कुछ ने कहा है संरक्षक। क्यों कहा है ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ लिया मैं। देखिए, क्योंकि इनमें से सांची स्तूप और भरहुत स्तूप में तोरण द्वार, जो सामने द्वार है, जो गेट है दोस्तों, तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो याद रखना ये, है ना। कुछ लोगों ने इसे विनाशक कहा है और कुछ इतिहासकारों ने संरक्षक कहा है। और इनने किसका निर्माण करवाया था? सांची और भरहुत स्तूप के सामने जो तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सातवाहन शासक। तो सातवाहन शासक जो है दोस्तों, दक्षिण में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक, यानी संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक नाम याद रखना है इसका, सिमुक, है ना। तो मध्य प्रदेश में इनके सिक्के के साक्ष्य त्रिपुरा से मिले। त्रिपुरा, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए। देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए। ये सातवाहन शासकों के प्रमुख शासक रहे हैं। सिमुक जो संस्थापक था। सातकर्णी पुत्र ये भी शासक रहा है दोस्तों, सातकर्णी पुत्र। और पुलवामी पुत्र ये भी सातवाहन वंश के शासक रहे हैं, पुलवामी पुत्र। इसके अलावा गौतमी पुत्र भी शासक रहा है सातवाहन वंश का। और अगला है वासिष्ठी पुत्र। अधिकतम शासकों का नाम इनकी मां के नाम पर पड़ा है। अधिकतम शासकों का नाम इनकी मां के नाम पर गौतमी के नाम पर पड़ा है, इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी कहते हैं, है ना। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य देख लेते हैं, इनके क्या क्या कार्य रहे हैं। तो ब्राह्मणों को उन्होंने भूदान देना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को उन्होंने भूमि दान, जो भूमि का दान होता है दोस्तों, तो इस वंश का एक शासक रहा है कृष्ण था, जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रारंभ किया, है ना। ब्राह्मणों को भूमि दान किसने? शासक का नाम था कृष्णा। शासक का नाम था कृष्ण या कृष्णा बोलते हैं उसको। तो उस वंश का एक शासक कृष्ण था, जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। तो सातवाहन वंश का था ही कृष्णा, जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रारंभ किया था।
गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शीशे के सिक्के चलाए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, इसने ही शीशे के सिक्के चलाए थे। इसी ने ही दोस्तों शीशे के सिक्के चलाए थे, याद रखना है। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था, लेकिन उस समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया है, याद रखना है। तो दोस्तों अजंता और एलोरा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और इन समूहों में कुछ गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया था। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन वंश। कुछ प्राचीन वंश है उनके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू बता दिया गया है किस दिशा में यानी किस क्षेत्र में कौन सा था, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ प्राचीन अन्य वंश हैं दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे। देखिए मैप में यहाँ पे बताया गया है, तो एक एक करके देखेंगे हम। तो अवलिकर वंश, ये अवलिकर वंश जो है, ये अवलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। तो अवलिकर वंश जो है ये मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। अवलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी दोस्तों। अवलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी। अवलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था, याद रखना है। अवलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। अवलिकर वंश मंदसौर क्षेत्र का था और इसकी राजधानी दसपुर थी। आगे बात करेंगे हम मेघवंश। मेघवंश को मघवंश भी बोलते थे। यह मेघवंश या मघवंश, पुराणों में इसे मेघवंश कहा गया है। पुराणों में इसे मेघवंश कहा गया है दोस्तों। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौसंबी तक विस्तृत हुआ। फिर कौसंबी एक ऐतिहासिक नगर था उत्तर प्रदेश का, तो कौसंबी तक विस्तृत हुआ। मगवंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए। मगवंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए। मगवंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी दोस्तों। मगवंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का मगवंश में भीमसेन, भद्रमघ, शिवमघ प्रमुख शासक थे दोस्तों। तो बघेलखंड के माघवंश में भीमसेन थे, एक का नाम था भद्रमघ और दूसरा था शिवमघ। ये प्रमुख शासक थे मेघवंश के। तो मेघवंश से इतना ही जानकारी होना, पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। और ये इनका शासन बघेलखंड तरफ था, कौसंबी तक विस्तृत हुआ था। मेघवंश के सिक्के और अभिलेख हमें बांधवगढ़ से मिले, है ना, बांधवगढ़ से मिले। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो बांधवगढ़ थी, इतना याद रखें इससे। अब बात करेंगे मैकल का पांडव वंश। तो जो मैकल क्षेत्र है वहाँ पे एक पांडव वंश हुआ करता था। तो मैकल के पांडव वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। मैकल के पांडव वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। इस वंश के प्रमुख शासक में भरतबल, जयबल, नागबल और धरातल थे दोस्तों। तो इस वंश जो मैकाल के पांडव वंश थे, उस वंश के प्रमुख शासकों में भरतबल, जयबल, नागबल और धरातल थे। ये प्रमुख शासक रहे हैं। शासकों के नाम अपने को पता होना कौन से वंश के हैं करके। इस वंश की अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। तो इसलिए अपने को इतना ही याद रखना है कौन कौन शासक रहे हैं करके। अब बात करेंगे परिव्रजक वंश। तो परिव्रजक वंश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। तो बुंदेलखंड के पन्ना जिले में इस वंश का परिव्रजक वंश का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय प्रमुख शासक कौन थे, तो देवादय। उसके बाद क्या है, प्रभंजन और हस्तीन और संक्षोभ इनके प्रमुख शासक रहे हैं दोस्तों। तो जो परिव्रजक वंश था, ये बुंदेलखंड के पन्ना जिले में इस वंश का शासन था और इस वंश के प्रमुख शासक थे देवादय एक थे, दूसरा था प्रभंजन, तीसरा था हस्तीन और चौथा था संक्षोभ।
संक्षोभ, ये प्रमुख शासक रहे हैं। तो इनके नाम अपने को पता होना, ये परिव्रजक वंश के एक शासक रहे हैं। आगे बात करेंगे उच्चकल्प वंश। उच्चकल्प वंश जो है यह परिव्रजक वंश का पड़ोसी राज्य था। जो परिव्रजक राजवंश का पड़ोसी राज्य था उच्चकल्प वंश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में उच्चहरा क्षेत्र में इनका शासन था। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के उच्चहरा क्षेत्र में इनका शासन था उच्चकल्प वंश का। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव का नाम आता है, कुम्हार देव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। तो ये प्रमुख शासक रहे हैं उच्चकल्प वंश के। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव का नाम आता है, कुम्हार देव, व्याघ्रदेव और जयनाथ और सर्वनाथ, ये प्रमुख शासक रहे हैं उच्चकल्प वंश के। याद रखना है। बात करेंगे शैल वंश दोस्तों। शैल वंश मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था। शैल वंश का मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था। इस वंश के प्रमुख शासकों में श्रीवर्धन, पत्थुवर्धन और सोरवर्धन और जयवर्धन, ये प्रमुख शासक रहे हैं शैल वंश के। तो नाम अपने को कम से कम जानकारी के लिए तो पता होना। इस वंश के प्रमुख शासकों में श्रीवर्धन, पत्थुवर्धन, सोरवर्धन, जयवर्धन इनके प्रमुख शासक थे। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला क्षेत्र में इसका विस्तार था शैल वंश का। इसके बाद बात करेंगे हम वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, इसके शासन का विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में मिलता है। जो वाकाटक वंश रहा है मध्य प्रदेश में, इनके शासन का विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में मिलता है। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे दोस्तों। ये जो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, इतना ही याद रखना इसके बस, है ना। थोड़ा बहुत याद रख लेना है, अपने को याद रखना चाहिए। नाग वंश की बात करेंगे। इस वंश का अल्पकालीन शासक, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए शासक विदिशा ग्वालियर में था। जो नाग वंश का शासन विदिशा और ग्वालियर में था। इसके संस्थापक वृषनाग थे दोस्तों। नाग वंश के संस्थापक वृषण बोलेंगे हम, वृषणनाग थे। नाग वंश का शासन भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। नाग वंश का एक शासक रहा है जिसका नाम था भीमनाथ। इसके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। तो नाग वंश का एक शासक भीमनाथ था जिसके सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। इसके अलावा अगला वंश हम बात करेंगे, अगला है कारदामक वंश। इस वंश का शासन उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में था दोस्तों। उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में कारदामक वंश का शासन था। इसकी स्थापना यशोमती ने की थी। चाष्टन इस वंश का शासक रहा है। रुद्रदमन इस वंश का शासक रहा है। रुद्र सिंह तृतीय इसके प्रमुख शासक थे दोस्तों। इनके प्रमुख शासक रहे हैं, कारदामक वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। क्या है? चाष्टन हो गया एक, रुद्रदमन, रुद्र सिंह तृतीय इसके प्रमुख शासक थे। तो ये सब अन्य शासक थे, तो इनको देख लेना है, एक बार मैप में देख सकते हैं आप। मैप में देख सकते हैं औलिकर वंश किधर था, कारदामक वंश देखो इधर साइड था, वाकाटक वंश, नाग वंश, परिव्रजक वंश, उच्चकल्प वंश, मेघ वंश और मैकाल पांडव और शैल वंश, ये सब अन्य प्राचीन वंश रहे हैं। तो इनके बारे में भी एक बार जानकारी होना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश में गुप्त काल यानी गुप्त वंश को डिस्कस करेंगे, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद।